पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला पार्ट खत्म हुआ था। गुवन दोही से कहता है तुम किसी को ढूंढ लो जो तुमसे शादी करेगा। वो दोही काफी ज्यादा एम्बैरेस हो चुकी थी, इसलिए एटीट्यूड मारते हुए कहते कि डोंट वरी, अगर तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे तो फिर भी मैं तुमसे तो शादी नहीं करूंगी। ये कहकर वो गुस्से से जाने लगती है और जाते हुए अपने आप से कहती है क्या इसने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया। एक दिन में दो दो बार। पीछे से गुवान पूछता है कि तुम्हें लिफ्ट की जरूरत है। दोही कहती कि मुझे जरूरत नहीं है। गोई कहता है कि अगर तुम्हें फिर से एसिड अटैक हुआ तो ये सुनकर वो रुक जाती है और गुवान को कार स्टार्ट करने के लिए कहती है। तो कार में दोही कहती है कि मैंने तुम्हें हर चीज का जिम्मेदार ठहराया है, समुंदर से गिरने से लेके आज तक जो भी हुआ है, इसलिए मैंने अपने मन में तुम्हें जिम्मेदार ठहराया और इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि हर बार तुमने मेरी जान बचाई है। जो सुन गुवन कहता है कि मैंने सुना था कि लोग स्लीप टॉक करते हुए सच बोलते हैं, पर दोही कहती कि वो झूठ है क्योंकि झूठ हमेशा सबको स्वीट लगता है। प्यार, खुशियां, चाहत ये सब अच्छे नहीं होते और इनमें से सबसे बुरी होती है खुशी। हम इंसान हमेशा खुशी को ढूंढने की कोशिश में दुखी होते हैं, इसलिए मैं कभी खुश होने का ट्राई नहीं करती। गुवान कहती है कि तुम इतने मेहनत से काम कर रही हो साथ में तो उसे अचीव करने के लिए ना। वो गोई कहती है कि नहीं, काम करना तो मेरे लिए बस एक हैबिट है। बचपन में मेरे पेरेंट्स के गुजरने के बाद मुझे ऐसा फील होता था अगर मैं मेहनत से काम नहीं करूंगी तो ये दुनिया मुझे खा जाएगी, इसलिए मैंने बचपन से अभी तक बहुत मेहनत से काम किया, जो मेरी एक हैबिट है। वो ये सब बताते हैं, वो सो जाती है तो गुआन भी उसे सोने देता है। थोड़ी देर ट्रैफिक में रुकना पड़ता है उन्हें। गुआन के पीछे वाली गाड़ियां जोर से हॉर्न बजा रही होती है जिससे कि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए गुआन उसका हाथ टच करता है अपने पावर से, पीछे सारी गाड़ियों को बंद कर देता है और आराम से उसके अपार्टमेंट तक उसे पहुंचा देता है, जहाँ पे पहले तो मैडम जू का लेटर उसके पर्स में डाल देता है, फिर उसे कार की आवाज से जगाता है। दोही को तो पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई है। वो थोड़ा मस्ती करते हुए कहता है कि तुम बहुत जोरों से खराटे मार रही थी, जिससे दोही बहुत एम्बैरेस हो जाती है और इस बार वो उसे उसके डोर तक छोड़ने जाता है और उसके हॉलवे के पास अच्छे से देखता है। फिर वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं भी अकेली जाओ और किसी भी मुसीबत में फंसो, इसलिए कहीं भी जाना हो तो मुझे कॉल कर देना। ये कहकर वो चला जाता है। दोही अंदर आकर गुवन का नंबर अपनी इमरजेंसी कॉल लिस्ट में डाल लेती है और अपने पर्स में उस लेटर को देखते जिसे वो निकाल के पढ़ती है, जिसमें मैडम जू ने लिखा था जब तुम इस लेटर को पढ़ रही हो जाने के मैं तुम्हें छोड़ के चली गई हूँ। मुझे मेरी मौत का कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी मौत से तुम हर्ट ना हो इस बात से मैं डरती हूँ। दोही बहुत ही इमोशनल हो जाती है ये पढ़ के। आगे लिखा होता है कि मेरे लिए एक बार रोना काफी है, इसलिए वो अपने आंसू पोंछती है और उसमें लिखा होता है कि मैं जो छोड़ के जा रही हूँ वो तुम्हारे लिए एक बैटलफील्ड की तरह से, रोना मत। इसी की पैरेलल हमें मैडम जू की मौत के बाद के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर दोही ने मैडम जू की मौत के पीछे का किसका हाथ है इसका पता लगाने के लिए पुलिस की मदद ली थी, उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए। इसके लिए उनकी फैमिली का कंसर्न चाहिए था, तो नोन्सो का सुआन के पास कंसर्न फॉर्म पर साइन करवाने गई हुई थी। दोनों भाई बहन दोही के साथ तो बहुत ज्यादा गुस्से थे, इसलिए उन्होंने कंसर्न फॉर्म को फाड़ दिया और सुआन ने तो दोही को थप्पड़ भी मार दिया था। मैडम जू ने आगे लिखा था कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, एक्चुअली मैं बहुत फेल हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे आसपास के लोग बहुत ही सड़े हुए हैं जो मुझे इस बात का याद दिलाते रहते हैं मैं सक्सेसफुल होके भी नहीं हूँ। तुम सोच रही होगी तुम्हें चेयरवुमन बनने के लिए शादी करने की कंडीशन क्यों रखी है, क्योंकि चेयरवुमन की पोजीशन बहुत ही लोनली है, जो कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी झेली है। इस पोजीशन में रहते हुए मुझे लगा था ये अकेलापन मुझे खा जाएगा, पर तुम मेरी जिंदगी में तब रोशनी बन के आ गई और इस अंधेरेपन की जिंदगी में मैंने बाहर निकाला। इसलिए मेरे जाने के बाद मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें ये सब फेस करना पड़े, इसलिए अगर तुम मेरी जगह लेना चाहती हो तो अपने लिए सोच समझ कर एक सही पार्टनर चूज करना जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। और अगर तुम्हें कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला तो इस पोजीशन को फेंक देना इन वीडियो के बीच, जो कि इस पोजीशन को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस यही चीज मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। दोही मैडम जू के ग्रेवयार्ड में श्रद्धांजलि देने के लिए जाती है, जहाँ वो उन्हें कहती है कि मैं समझ गई मैं कि आप क्या चाहते हैं, पर आपको मुझे पे भरोसा है ना कि मैं जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। फिर उस ग्रेवयार्ड के एक साइड पर हम उस माफिया बॉस के गुंडों को देखते हैं, जो माफिया बॉस का राइट हैंड अब उसका गैंग का लीडर बन गया था और उनका अब एक ही मकसद था कि उनके बॉस के किलर को मारने का, यानी कि गुवन को खत्म करने का, जिसके बारे में पता करने के लिए उसने पूरी सिटी में अपने गुंडों को फैला दिया था। तभी उसके गैंग का एक बंदा आकर बताता है कि उन्हें उस दिन के रेस्टोरेंट की फुटेज मिल गई थी जब न्यूज़पेपर से गुवन ने उन दोनों की धुलाई की थी, पर उसके मैजिक करने का फुटेज गायब था।
गुआन का क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स का उन्हें उनके बिल से पता चल गया था, इसलिए उसे पता करने के लिए अपने सारे बंदों को भेज देता है। वो गुआन अपने सपने में जब वो 200 साल पहले इंसान था तब की मेमोरीज आने लगती है, जहां उसे सभी यंग मास्टर ईसुन कह के बुलाते थे। यानी कि वो 200 साल पहले जूसन ईरा में कोई पावरफुल बंदा था, पर गुवन को समझ नहीं आ रहा था अभी उसकी इंसानी मेमोरीज क्यों वापस आ रही है। तभी वहाँ पे बटलर आता है तो गुवन उस बटलर को भी बताता है। बटलर कहता है कि क्या मैं पता लगाऊं जूसन ईरा में ईसुन नाम का कोई नोबल आदमी था भी क्या नहीं। गुवन कहता है कि मेरी इंसानी जिंदगी के बारे में पता करने का मुझे फायदा होगा या नहीं, कुछ पता नहीं है। बटलर कहता है कोई नुकसान भी तो नहीं है इसमें। वो सोचने लगता है कि जूसिंग ईरा में पार्क जेसुन और किम यूसुन नाम के 2 आदमी थे, पर आप कौन से हो सकते हैं, इस बारे में अच्छे से रिसर्च करना होगा। अचानक 200 साल बाद आपकी इंसानी मेमोरीज वापस आ रही हैं, इसका कुछ तो मतलब होगा। तभी उसे एक बात क्लिक होती है तो कहता है कि मैं समझ गया, बिना पावर्स के आप एक नॉर्मल इंसान ही तो हो, इसी वजह से वो मेमोरीज आपको आ रही हैं। इसका मतलब आप बिना पावर्स के एक इंसान बन चुके हो। गुआन का तो बिलीव नहीं हो रहा था। बटलर कहता है कि अभी आप एक मॉर्टल इंसान हो, यानी कि अब आप इंसानों की तरह कभी भी मर सकते हो, एक्सीडेंट से, जहर से, आपकी अनलिमिटेड आग से जलने से भी खतरनाक है, क्योंकि ये एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। यानी कि अब इंटरनल लाइफ को गुड बाय कह दो और इंसानी जिंदगी को हेलो बोल दो, और इंसानों की तरह अब आपकी भी एज बढ़ेगी। ये सब बोलकर वो तो गुवन को डरा ही देता है और उसके सामने आईना रख के कहता है कुछ टाइम में आप भी मेरी तरह बुढ़े हो जाओगे। ये सुन गुवन तो पैनिक करने लग जाता है कि कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये बोलकर वो अपने फेस को टच करने लग जाता है और गुवन अपने फेस को देखकर कहता है कि मेरे फेस में झुर्रियां आ गई हैं। बटलर तो उल्टा और भी चिल्लाने लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और डर जाता है और कहता है कि अब मेरा फेस ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे अभी के अभी अपना टैटू वापस चाहिए। वो जल्दी से दोही के पास जाता है जहाँ पे दोही ऑफिस जा रही तो न्यूज में अब मैडम की हार्ट अटैक की न्यूज पढ़ रही थी, जिसे वो खुश नहीं थी। वही गुआन तो अपने फेस को लेके ही टेंशन में था, बार बार मिरर में अपने फेस को चेक कर रहा था, इसलिए वो जल्दी से दोही को अपना टैटू वाला हाथ देने को कहता है, जिसे वो होल्ड रख कर कहता है। तब भी उस पे जान आती है और वो उसका हाथ पकड़े हुआ था, जिसे देख दोही पूछती क्या कि तुम कुछ नहीं करने वाले। दोही गुआन पूछता है कि नहीं। दोही कहता है कि फिर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। गुआन कहता है कि मैं पता नहीं कैसे तुम्हें समझाऊं, इससे मुझे माइंड की शांति मिलती है, इसीलिए अब से मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रखूंगा। दोही अपना हाथ छुड़ा देता है। वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती, पब्लिकली मुझे अपनी फेस वैल्यू बनानी है, क्योंकि तुमने तो उस दिन मुझे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था, जिससे मेरे बारे में कितनी गॉसिप चल रही है। तुम क्या तुम्हें पता भी है अगर ऐसे हाल में तुम मेरे हाथ पकड़े रखोगे तो पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो गुआन कहता है कि तुम तो कल तक बात चिल थी, तुम्हें से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोही कहती है कि पर अभी फर्क पड़ता है, इसलिए मैं चिल नहीं रह सकती। गुआन कहता है कि देखो ये हम दोनों की भलाई के लिए है, क्योंकि अर्थराइटिस मुझे रोक सकती है तुम्हें बचाने के लिए। दोही कहती है कि तुम्हें कब से अर्थराइटिस की बीमारी हो गई। गुआन बताता है कि ये मैं मानना तो नहीं चाहता, मगर बिना पावर्स के मैं एक लो लेवल का इंसान बन चुका हूँ, अब मैं पहले की तरह खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता। दोही पूछती है कि इससे क्या होगा। गुआन कहता है कि मेरी भी उम्र तुम जैसे इंसानों की तरह होगी, मुझे भी कोई भी बीमारी हो सकती है और मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, और खास करके मैं तुम इंसानों जैसे बूढ़ा हो सकता हूँ। इस पे दोही कहती है फिर तुम मेरा हाथ इसलिए पकड़ना चाहती हो, तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हें डर लग रहा है। तो गुआन कहता है कि चलो तुम समझ के इसलिए अपना हाथ दो, मुझे अपनी बॉडी को अपनी पावर से चार्ज करना। दोही अपनी इस पर दोही मना करते हुए कहती है कि तुमने क्या मुझे अपना वायरलेस चार्जर समझा हुआ है, जब चाहे मेरा हाथ पकड़ लो और खुद को चार्ज करो। गुआन कहता है कि तुमने भी तो मुझे अपना पोकेमोन समझा है, मुसीबत पड़ने पर अपने आप को बचाने के लिए मुझे यूज करती है। इस पर दोही कहती है कि डेमन पोकेमोन एक ही बात है। इस पे गुआन तो गुस्से में कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे इस बॉडीगार्ड की जॉब से रिजाइन करता हूँ। दोही कहती है कि हाँ कर दो, मुझे क्या, अगर मैं मरूंगी तो तुम्हें अपना टैटू कहाँ से मिलेगा, सोच लो, फिर बिना पावर्स की इंसानी जिंदगी जीनी पड़ेगी। गुआन कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रही है। दोही कहती है कि तुम्हें तो रिजाइन करना चाहते हो। गुआन कहता है कि तुम मुझे खुद को चार्ज करने क्यों नहीं देती। दोही कहती है कि मैं हर टाइम ऐसा नहीं कर सकती। गुआन कहता है फिर कब कर सकती है, लेकिन दोही कोई जवाब नहीं देती। आगे ट्रैफिक में हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने पुलिस स्टेशन में गुआन से कहा था तुम्हारी जिंदगी एक पतली रस्सी की तरह है जो कभी भी टूट सकती है और तुम्हारी मौत हो सकती है। अब ट्रैफिक सिग्नल की वजह से उसे कार वही रोकनी पड़ती है जहाँ पे गुआन अभी भी ट्राई कर रहा होता है उसका हाथ पकड़ने का, पर दोही उसे अपना हाथ दे ही नहीं रही थी, जिन्हें से देख के वो लेडी कहती कि अभी अच्छा टाइम चला है, पर अच्छा टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाते। अब वो लेडी कोई फीचर देख सकती है या फिर गॉड का अवतार है, ये तो हमें आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। ग्रीन लाइट होने पर उनकी गाड़ी निकल जाती है, दोनों
ऑफिस के अंदर आते हैं पर गुवन का ध्यान तो दोही के हाथ पे होता है। तब से वो उसके हाथ को ही घूरे जा रहा था, उसे पकड़ने के इंतजार में था। दोही तो हर बार उसका हाथ छुड़ा देती है और उसे थोड़ी देर आगे चलने लगती है। गुवन तो अभी भी उसके हाथ पर ही होता है। वो सिक्योरिटी एंट्री के बाद उसके बाद पीछे पीछे और लिफ्ट में भी जाता है, जहाँ पे उसकी नजर तो दोही के हाथ पे ही होती है। तभी उसे लिफ्ट के मॉनिटर में एक ऐड दिखता है, जहाँ बताया जाता है कि आपकी उम्र बात करते हुए भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। इस तरह उस आदमी को दिखाया जाता है जिसकी उम्र बढ़ जाती है और बूढ़ा हो जाता है। ये देख के गुवान स्क्रीन के पास जाकर बहुत डर जाता है कि मेरा फेस भी ऐसा ना हो, इसलिए वो उसके हाथ के तरफ फिर से देखने लगता है। उसकी हरकतें देख देख वो अपने हाथों को फोल्ड कर लेती। गुवान को और ज्यादा टेंशन हो जाती है अपने फेस को लेके, इसलिए उसकी नजर तो उसके हाथ से हट ही नहीं रही होती है। वो सबके सामने ही दोही के हाथ को घूरे जा रहा होता है। मशीन आती है तो दोही इसे जिसे उसे कहती है कि जिस बंदे के साथ उसकी असल में डेट होने वाली थी, अब उसे फिर से मीटिंग अरेंज करने के लिए कहती है। मशीन कहती है कि मैडम झुके मरने तक के उनके घर, रूम और कैबिन सबका फुटेज वो लेके आई है, जिसे वो निकालती है तो बहुत सारी फुटेज थी। गुआन देख कहता है कि इतने सारा फुटेज देखने में तो पूरा महीना ही चला जाएगा। तो दोही कह रही कहता है कि मैं जा रही हूँ, तो उसे रोक के कहती है कि क्या तुम भूल गए हम एक सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तुम इन फुटेज में उस आदमी को ढूंढने में मदद करोगे जिसने मैडम जू की मेडिसिन को बदला था। गुवन तो वहां से भागने लगा था, तब दोही से अपनी ओर खींच लेती है और कहती है कि चुपचाप से मेरी मदद करो और खुद को भी रिचार्ज करो। इसलिए गुवन दोही का हाथ पकड़ के जल्दी से सारे पर्दे बंद कर देता है और दोनों दो कंप्यूटर्स पे बैठ के फुल स्पीड में फुटेज चेक करने लग जाते हैं। तभी गुवन को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। वो कहता है कि क्या तुमने मुझे कोई प्राइवेट डिटेक्टिव समझा हुआ है? एक बॉडीगार्ड से तुम ज्यादा काम नहीं करवा रहे, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन देख के मेरी आंखें दर्द कर दिए थे। गुवन कहता है कि ये बहुत ही पुराना तरीका है, इस तरह से उस आदमी को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपनी पावर से उन आदमी को तो ढूंढ ही सकता हूँ जिसने तुम पे हमला किया था। दोही कहती है कि क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? गुवन कहता है कि हाँ, आसानी से, क्योंकि मैंने उसका चेहरा आसानी से देखा। जैसे सुन दोही तो फ्रस्ट्रेटेड होकर उससे पूछती है, तो अभी तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? तुम मुझसे अपने पावर से ढूंढ सकते। गुआन कहता है कि तुमने कभी पूछा ही नहीं। तो दोही कहता है इतने टाइम से हम बेकार में ही मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम उस किलर को ढूंढ सकते हो तो यानी कि तुम उस किलर के पीछे किसका हाथ है उसे भी ढूंढ सकते हो। बस फिर प्रॉब्लम सॉल्व। वो अपना हाथ गुआन की ओर बढ़ाती है और कहती है कि चलो फिर चल के पकड़ते हैं उसे। गुआन उसका हाथ टच करने वाला होता है, तभी वो रुक जाता है। वो कहता है एक सेकंड, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा पर एक शर्त है। तो इसी के पास पार्ट 9 का एंड यही पे होता है। गुवन क्या शर्त रखेगा ये जानेंगे हम अगले पार्ट में। गुड बाय गाइस।